Yes, my dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear student, मेरे क्लास 11th के प्रिय छात्रों, अभी हम लोग जो है क्लास 11th के पाठ 1 में जीव जगत के बारे में उसका परिचय जाना और कुछ परिभाषाओं से हम लोग अवगत हुए। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वो जीवन के जो 5 महत्वपूर्ण लक्षण हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं हमें पढ़ने के लिए, यानी आपको पढ़ने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए दिए जो निर्धारित हैं, वो उसमें से हम उन 5 लक्षणों का बारी-बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहला लक्षण आता है वृद्धि या ग्रोथ। वृद्धि क्या होती है बेटा? जीवों की कोशिका द्रव्य या उसकी संख्या में जो वृद्धि होती है, इसी को, यही वृद्धि के दो क्या होते हैं? मुख्य लक्षण होते हैं। यानी वृद्धि में क्या होती है? जीव कोशिका में उपापचयी क्रिया के कारण उसके मात्रा में वृद्धि होगी और संख्या में वृद्धि होगी। तो यही जो है वृद्धि के दो लक्षण हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि वृद्धि अपरिवर्तनीय, इरिवर्सिबल एवं अस्थायी, परमानेंट होती है। यानी जो वृद्धि होती है जीवों में, वह वृद्धि एक बार जो हो गई वो दोबारा वापस घटेगी नहीं, वो उसी पे बनी रहेगी और अस्थायी होगी। ठीक है, तो वृद्धि अपरिवर्तनीय एवं अस्थायी होती है। जैसे उदाहरण आप लीजिए, ये जो काठ की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई या वुड्स की बनी हुई जो दरवाजे या घर में बने हुए फर्नीचर होते हैं, अक्सर आपने देखते होंगे कि ठंडी के मौसम में या बरसात के मौसम में वो फूल करके क्या होते हैं, वो थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या उनका बंद होना खुलना मुश्किल हो जाता है, कुछ मोटाई में वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब गर्मी आती है तो ये क्यों वृद्धि हुई? यह जल के इम्बिबिएशन, अधिशोषण के कारण ऐसा होता है। वो लकड़ियाँ क्या होती है, पानी की मात्रा को कुछ अवशोषित कर लेती हैं, जिससे उनके आकार में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वो सामूहिक रूप से मोटी लगने लगती हैं। लेकिन क्या होता है, जब मौसम सूखा हो जाता है तो ये फिर क्या हो जाती हैं, अपने यथास्थिति पर वापस आ जाती हैं। यानी यहाँ वृद्धि तो हुई, लेकिन कैसी वृद्धि हुई है? यह रिवर्सेबल वृद्धि हुई, यानी परिवर्तनीय वृद्धि हुई। तो यह वृद्धि होकर के भी वृद्धि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वृद्धि जो है क्या होती है, वो अपरिवर्तनीय होती है और अस्थायी होती है। अगली चीज क्या है? कोशिका जो द्रव्य में जो वृद्धि होती है, कोशिका द्रव्य में जो वृद्धि होती है, वो उपापचय के कारण होता है। और कोशिका की संख्या में जो वृद्धि होती है, वो उसके कोशिका विभाजन के कारण होता है। ठीक। अगली चीज, एक कोश के जीव में, ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, तो ऐसे एक कोश के जीवों में जो कोशिका विभाजन ही क्या होता है, वो प्रजनन के रूप में माना जाता है। यानी एक कोश के जीवों में कोशिका विभाजन ही प्रजनन भी कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, अब प्रजनन माना जाता है। और वह कोश की विकसित जीवों में यह वृद्धि एवं प्रजनन दो अलग अलग घटनाएं होती हैं। यानी जो जीव विकसित होते हैं, बहुकोषी होते हैं, उसमें कोशिका विभाजन एक अलग घटना होती है, उसको जनन के साथ नहीं जोड़ सकते, और प्रजनन एक अलग घटना होती है जिसको वृद्धि के साथ हम नहीं जोड़ सकते हैं। ये दोनों स्पष्ट अलग घटनाएं होती हैं। अब अगर वृद्धि का प्रकार के बारे में अगर बात करें, तो वृद्धि जो है, आंतरिक वृद्धि, बाह्य वृद्धि, स्थानिक वृद्धि, अनिश्चितकालीन वृद्धि और निश्चितकालीन वृद्धि, ये वृद्धि के इतने प्रकार हैं। इन सब पे क्वेश्चन भी आता है और हमें बहुत बड़े डिटेल में नहीं है, बस छोटी छोटी बातें हैं, समझ लेंगे तो आराम से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो ये जो आंतरिक वृद्धि होती है, ये आंतरिक जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है, उसमें जो उपापचय के कारण उसके जीव द्रव्य के शुष्क भार में जो वृद्धि होती है, द्रव्यमान में जो वृद्धि हो रही है, मात्रा या आयतन में जो वृद्धि होती है, इसी वृद्धि को क्या कहते हैं? ये आंतरिक वृद्धि होती है। और यह जीवन की विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि जितने जीवधारी होते हैं उनके जीवद्रव्य में वृद्धि होता ही होता है, इरिवर्सिबल, अस्थायी रूप से वृद्धि होता ही होता है। इस प्रकार से ये क्या कहलाएंगे? ये आंतरिक वृद्धि होती है और ये विशिष्ट वृद्धि है। लेकिन वहीं पे जो बाह्य वृद्धि होती है, यानी किसी भी वस्तु के बाह्य सतह के बाहर बाह्य पदार्थों के संग्रह के कारण जो वृद्धि होती है, वह बाह्य वृद्धि कहलाती है। जैसे कि बाह्य पदार्थों के जमाव के कारण हिमालय पर्वत का प्रतिवर्ष 2.5 सेंटीमीटर बढ़ जाना, ये लगातार जारी है। ये जो है, ये बाह्य वृद्धि है, ये जीवन वाली वृद्धि से संबंधित नहीं है, ये विशिष्ट वृद्धि नहीं है। इसी प्रकार कंकड़ पत्थर की आकृति में
वृद्धि हो जाना, ये भी क्या है, ये भी बाह्य वृद्धि है। कंकड़ पत्थर की संख्या में वृद्धि हो जाना, ये भी क्या है, बाह्य वृद्धि है, विशिष्ट वृद्धि नहीं है। कंकड़ पत्थर के टूटने के कारण संख्या में वृद्धि हो जाना। पता लगा, मेरा एक भतीजा है, वो गया था मिलिट्री में भर्ती होने के लिए, तो वहाँ पर जो जो भर्ती लेने वाला जो अधिकारी था, उसने क्या काम किया, एक बॉटल लिया और बॉटल लेके 9 लोग थे, 9 में से था कि किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो बॉटल लेके गया। वो कहा कि बोलो इसको अगर तोड़ा जाए इसके कितने टुकड़े होंगे, तोड़ा जाए इसके कितने टुकड़े होंगे। तो कोई 10, कोई 5, कोई क्या, कोई कहा टूटेगा ही नहीं। कहा ठीक है ठीक है ठीक है। एक स्टूडेंट, एक जो अभ्यर्थी था, यानी जो चयन हुआ, बड़ा टेढ़ा दिमाग का, बड़ा खुरचाली दिमाग का था, लेकिन बहुत सही सोचता भी था। वो क्या काम कहा, सर 1 मिनट इसको मैं देख सकता हूँ क्या। कहे हाँ ले लो। उठा के पटक दिया। पटक करने के बाद कहा सर गिन लीजिए कितने टुकड़े हुए। कहा ओ यू आर सेलेक्टेड। तो ये दिमाग है, मतलब जो संभावनाओं पे आधारित है, वो संभावना के पूर्ण होने के बाद ही उसका परिणाम प्राप्त होता है। तो इसलिए उसने क्या काम किया, उसको पटक दिया। पटक करके कहा सब खुद ही गिन ले, मैं गिन लूँ या गिन के बता दूं या आपके गिन लेंगे। कहने ने हो गया, यू आर सेलेक्टेड, जाओ जाओ, तेरी बुद्धि पकड़ परख हो गई। तो ठीक है। तो संख्या में वृद्धि हो जाना भी क्या होता है, ये वृद्धि माना जाता है, जो लेकिन बाह्य वृद्धि है। और यह वृद्धि क्या है, यह बाह्य वृद्धि जो है विशिष्ट नहीं होती है। अब यहाँ देखिए, बाह्य वृद्धि निर्जीवों में भी होती है, ये हम तो देख ही रहे हैं, इसीलिए यह अविशिष्ट लक्षण है। जीवधारियों का क्या है, अविशिष्ट लक्षण है। लेकिन आंतरिक वृद्धि, पकड़ के रखिएगा, आंतरिक वृद्धि क्या होती है, विशिष्ट वृद्धि होती है। अब स्थानिक वृद्धि, जिसको लोकल ग्रोथ कहते हैं। लोकल ग्रोथ क्या होता है, पौधों में जहां जहां विभव ज्योति की उतक है, वहां विभव ज्योति की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण पौधों के जड़, तना, पत्ती, फूल, फल में जो वृद्धि होती है, उसको स्थानिक या लोकल वृद्धि कहते हैं। इस वृद्धि को हम बंद वृद्धि या साविधिक पीरियाडिक ग्रोथ भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस वृद्धि के बारे में चर्चा ये हमारे एनसीईआरटी के अध्याय 15 में जो लेसन है, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, उस चैप्टर में इसी प्रकार की वृद्धि को क्या कहा गया है, बंद वृद्धि के रूप में भी बताया गया है। और अनिश्चितकालीन वृद्धि क्या है, या खुली वृद्धि, ऐसी वृद्धि जो पौधों में जीवन पर्यंत होती रहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चितकालीन वृद्धि या खुली वृद्धि कहा जाता है, या ओपन ग्रोथ कहा जाता है। अगली वृद्धि है निश्चितकालीन वृद्धि। निश्चितकालीन वृद्धि होती है जो जंतुओं में होती है और मृत्यु के एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है, इसके बाद वृद्धि का होना बंद हो जाता है। जैसे हम लोगों के शरीर में अगर देखा जाए, हम लोगों के शरीर में जो वृद्धि होती है वो उम्र ओवर 25 ईयर्स तक क्या होती है, जो ग्रोथ होना होता है, लंबाई में वृद्धि होनी होती है, वो हो जाती है। इसके बाद तो खाने पीने के कारण जो है, जो मास कलेक्शन की वजह से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। ठीक है, लेकिन मोटापा जो बढ़ता है इसे आप वृद्धि न समझिए, क्योंकि बीमार हो जाने से मोटापा घट भी जाता है, तो उसके वृद्धि की श्रेणी में ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वृद्धि इरिवर्सिबल होती है, अपरिवर्तनीय होती है। अगर परिवर्तन हो गया तो वृद्धि नहीं मानी जाएगी। लेकिन इस वृद्धि का एक अपवाद है, यानी वृद्धि तो है निश्चितकालीन, लेकिन क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में जो क्षतिग्रस्त, कोई कहीं चोट चपेट लग जाए, अब वहां पे क्या हो गया, गैपिंग हो गई। अब उस गैपिंग को रिकवर करने के लिए जो कोशिका विभाजन द्वारा जो वृद्धि होती है कोशिकाओं की संख्याओं में, उसे वृद्धि नहीं माना जाता है, क्योंकि वो क्या करता है कि एक निश्चित समय तक वो उस घाव की रिपेयरिंग को पूरा करने के बाद वो बंद हो जाती हैं। तो ये जो है क्या होती है, ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की रिपेयरिंग जो है वो निश्चितकालीन वृद्धि नहीं मानी जाती है, जबकि ऐसा होता भी है। अब इसके बाद एनसीईआरटी में वृद्धि के बारे में इतने मेन पॉइंट बता दिए गए हैं, और इसी में से क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा। ठीक है, अब आई दूसरे इसके जो पॉइंट है, वो है प्रजनन या रिप्रोडक्शन, जो जीवन का दूसरा लक्षण है। तो सबसे पहले जान लीजिए प्रजनन क्या है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा एक लाइन की दी गई है, एक या बहुकोशिकीय जीवों द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करना प्रजनन है। अपने समान या अपने से थोड़ा भिन्न संख्या में वृद्धि करना क्या होती है, ये प्रजनन है। एक कोश के जीव में जो विभाजन द्वारा जो संख्या में वृद्धि होती है वही प्रजनन माना जाता है। और वह कोशिकाओं में कोशिका विभाजन द्वारा क्या होती है, अपनी संख्या में वृद्धि करना क्या होता है, वह वृद्धि है, लेकिन वह एक कोश की जीव से भिन्न वृद्धि है, क्योंकि उसमें एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। अब आगे देखिए, जीव होते हुए भी निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। होती है, जनन होता है, निर्जीवों में जनन होगा। यहाँ क्या हुआ, तोड़ दिया, संख्या में वृद्धि हो गई, तो क्या उसको हम जनन मानेंगे, नहीं। तो निर्जीवों में, खच्चर में,
श्रमिक मधुमक्खी में तथा अनुर्वर मानव युगल यानी अनउर्वर जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, अनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनमें भी क्या होता है, जनन नहीं होता है। इसीलिए जीवों में जनन, ये जो जनन की प्रक्रिया है उसको अविशिष्ट लक्षण माना जाता है। क्या माना जाता है? अविशिष्ट लक्षण। अब आइए जनन के प्रकार के बारे में अगर अध्ययन करें तो बेटा जनन दो ही प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है और इसमें एक है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बारे में आपको यहाँ क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक आपको इस जनन, अलैंगिक, लैंगिक जनन से सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो छोटी सी परिभाषा आपको यहाँ दी जा रही है, जो लक्षण बताए जा रहे हैं, बेहतर होगा कि इसको आप यहीं रट करके अगले साल के लिए पूंजी अभी से इकट्ठा कर लीजिए। तो अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन वह जनन है जो एकल जनकी होता है, यानी एक ही जनक के द्वारा पूरा किया जाता है, जिसमें युग्मक का निर्माण तथा निषेचन क्रिया नहीं होती है, जो अनुकूल परिस्थिति में होती है, इस जनन के तुलना में तीव्र होती है और जिसमें जो संतानें बनती हैं वो क्लोन के प्रकार की होती हैं और जो विकास में सहायक नहीं होती है, ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है। अब अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, इसको जानने के लिए, वैसे अलैंगिक जनन के हमारे क्लास 11 की एनसीईआरटी में इतने सारे प्रकार दिए गए हैं, लेकिन ये मिस कर सकता है, भूल सकता है। तो आपको याद रहे, इसके लिए एक छोटे से सूत्र के रूप में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। यस BBF पर, यस हाँ BBF पर अगर आप याद रखेंगे तो शायद सभी प्रकार के जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में बता सकेंगे। आइए एक एक करके इसको कोड करते हैं। यहाँ आर का मतलब है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होता है? यदि पुनरुद्भवन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई अंग वगैरह अगर शरीर से विच्छेदित हो जाए तो उसका फिर से विभाजित होकर, कोशिकाएं विभाजित होकर उस अंग का निर्माण कर लें या पूरे शरीर का निर्माण कर लें, यह पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहलाता है। यह क्रिया अगर पुनरुद्भवन किसी शरीर के किसी अंग विशेष में ही हो रहा है, जैसे तारा मछली की आर्म में या छिपकली की पूंछ में, तो यह क्या कहलाती है? यह, इसको सत्य पुनरुद्भवन नहीं माना जाता है। लेकिन अगर पूरे शरीर में पुनरुद्भवन, शरीर कई टुकड़ों में टूट जाए, हर टुकड़ा जो है विभाजित होकर के नए जीव का निर्माण कर ले, तो इसको सत्य पुनरुद्भवन माना जाता है और यह प्लेनेरिया में ऐसा देखा गया है। तो प्लेनेरिया क्या है? सत्य पुनरुद्भवन का एक विशिष्ट उदाहरण है। पी का मतलब हुआ प्रोपाग्यूल्स। प्रोपाग्यूल्स माने होता है प्रजनक। प्रजनक क्या होते हैं? पौधों में, पौधों के वे भाग जो विभाजन करके पूर्ण पौधे का निर्माण कर लेते हैं, उस अंग को प्रजनक या प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कुछ पौधों के जड़ों में, जड़ों से नए पौधे का विकास हो जाता है, कुछ की तनों से नए विकास हो जाता है। ये हल्दी, अदरक, ये सब क्या है? इनके ये तना है। अब इनसे क्या होता है? विकसित होकर के नया पौधा बन जाता है। जिमीकंद है, इससे नया पौधा बन जाता है। और ध्यान रखिएगा, आलू तना है, जड़ नहीं है। और पत्ती में ब्रायोफिलम आपने देखा, जिसको अजूबा कहते हैं, उससे बन जाता है। कुछ पुष्प प्रकल्पिकाएं भी क्या होती हैं? वो विकसित होकर नए पौधे को जन्म दे देती हैं। ठीक है, उसे बल्बिल्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? ये प्रजनन द्वारा वृद्धि हुआ। इस प्रकार की वृद्धि को कायिक जनन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कायिक जनन कोई अलग की वृद्धि नहीं है। कायिक जनन पौधों में होने वाली एक प्रकार की अलैंगिक जनन ही होता है। ठीक है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, खंडन द्वारा। ऐसे पौधे जो सूत्रवत या तंतुवत होते हैं, धागे की तरह होते हैं, जैसे शैवाल, कवक या मांस प्रोटोनिमा में, ये कभी जब खंडित हो जाते हैं तो ये हर खंड क्या होता है? ये विकसित होकर के नए पौधे का जन्म दे देता है। तो इस प्रकार का फ्रेगमेंटेशन या खंडन विधि द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन हुआ। बडिंग, मुकुलन द्वारा। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होते हैं? शरीर से, जैसे हमारे शरीर में मत्स्य निकलते हैं, वैसे उनके शरीर से क्या होते हैं? मत्स्य निकलते हैं, बाद में विकसित हो जाते हैं, उसको कलिका कहते हैं या बड कहते हैं। वो विकसित होकर के नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं और जब शरीर के ढोने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो टूट के अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से जो है विकसित होकर के जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये बडिंग हो गया। इस बी का मतलब हुआ बाइनरी फिशन, द्विखंडन द्वारा। आप जानते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु में क्या होता है? इनका शरीर क्या होता है? जब विकसित होना होता है, विभाजित होना होता है, तो पहले तन करके लंबा होता है, लंबा होने के बाद बीच से उस पर खंड पड़ता है, नीचे नौच बनती है और बराबर बराबर दो भागों में बढ़ करके क्या होता है? दो बराबर, एक जीव से दो
जीव बन जाता है। तो इस प्रकार इसे द्विखंडन विधि कहते हैं। द्विखंडन विधि द्वारा जो है ये अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, इस विधि के द्वारा इस विधि के अलावा क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, एक ही कोशिका क्या होती है, बहुत सारे खंडों में बढ़ जाती है, बहुखंडन हो जाता है, और हर खंड क्या होता है, विकसित होकर के एक नए प्लाज्मोडियम को जन्म देता है। वह तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद लास्ट आया एस माने स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, शैवाल में, शैवाक किसको कहते हैं, लाइकेन को, माइकोराइजा को, ये शैवाक हैं। तो क्या होता है, शैवाक तथा कवक में क्या होता है, यह बीजाणु के निर्माण के द्वारा क्या होता है, उनमें अलैंगिक जनन होता है, और यह स्पोरुलेशन विधि कहलाती है। अब आई बात लैंगिक जनन की, तो ध्यान रखिएगा, आप दोनों में टैली करके अंतर भी स्थापित कर सकते हैं। लैंगिक जनन वह जनन होता है जो दो पेरेंट की सहायता से पूरा होता है, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है तथा संयुग्मन भी होता है, निषेचन भी होता है, जो इस जनन की तुलना में धीमी गति से होने वाला जनन है, तथा प्रतिकूल परिस्थिति में होने वाला ये जनन है। ये अनुकूल परिस्थिति में होने वाला जनन है, ये प्रतिकूल परिस्थिति में होने वाला जनन है। इसका परिणाम क्लोन होता है, इसका परिणाम क्या होता है, संकर संतति होती है। संकर संतति माने हेट्रोजाइगस, विषम युग्म की संतानें उत्पन्न होती हैं। इसमें सम युग्म की संतानें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, संतति होती हैं, और ये विकास में सहायक होता है, ठीक है, विकास में सहायक होता है। यह जो जनन होता है, यह जो लैंगिक जनन होता है, वह सम या असम या विषम युग्म की प्रकार का होता है, ठीक है। इन सब के बारे में क्लास 12 में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी इतना जान लीजिए, ठीक है बेटा। तो ये दो लक्षण ये, इसके बाद हमको अगले जो लक्षण हैं, कोशिका या उपापचय और उसके बाद संचेतना, कोश की संरचना, इन सब के बारे में अभी अध्ययन बाकी है, इसके बाद उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपका नोट्स तैयार हो सके। थैंक यू। यस माय डियर बॉस, तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे जीवन के मुख्य लक्षण। जीवन के मुख्य लक्षण में हम लोगों ने भी पढ़ लिया वृद्धि, और वृद्धि में ये पढ़ा कि जो आंतरिक वृद्धि होती है जीवों में, वही क्या होती है, जीवन का विशिष्ट लक्षण है, जबकि बाह्य वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने प्रजनन पढ़ा, जीवन का लक्षण भी प्रजनन भी है, लेकिन प्रजनन जो है विशिष्ट लक्षण नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सर्वाधिक जैविक ऊर्जा खर्च होती है, यानी सर्वाधिक जैविक ऊर्जा तो हमारी कोशिकाओं में होने वाले डीएनए के रेप्लिकेशन में खर्च होती है, और उससे कम यानी कहें कि 50% एनर्जी यदि डीएनए के रेप्लिकेशन में खर्च होती है, तो 25% एनर्जी क्या होती है, केवल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में खर्च होती है। और रिप्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, रिप्रोडक्शन जीवन के लिए बहुत आवश्यक भी नहीं है। बिना रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे जीव सर्वाइव करते हैं और पूरी लाइफ जो है डील कर सकते हैं, जी सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि प्रजनन जो है ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, जबकि इस संसार में उनकी वंशवृद्धि के लिए, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है, किंतु संपूर्ण सुख में जीवन जीने के लिए या संपूर्ण जीवन को बिताने के लिए प्रजनन आवश्यक नहीं है। अब इतनी बात जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे उपापचय। हाँ बेटा, तो ध्यान रखिए, उपापचय भी जीवन का एक परम आवश्यक विशिष्ट लक्षण है। क्यों? क्योंकि उपापचय ही जीव शरीर में होने वाली वह जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसके द्वारा हर जीव अपने जैविक क्रिया में खर्च की गई ऊर्जा को बाह्य भोज्य पदार्थों के द्वारा उसे पुनर्प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये प्रक्रिया दो प्रक्रियाओं से मिलकर बनती है। एक प्रक्रिया है उपचय या एनाबोलिज्म, जिसमें क्या होते हैं, भोज्य माध्यम से भोजन के द्वारा जब हम बड़े अणुओं को शरीर में ग्रहण करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र क्या करता है, हमारा एंजाइम क्या करता है, उसे छोटे छोटे अणुओं में क्या करता है, तोड़ता है। जब तोड़ता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म। विघटनकारी क्रिया है जिसमें ऊर्जा की खपत होती है, और यह विघटनकारी क्रिया होती है जिसमें बड़े अणु क्या होते हैं, छोटे अणु में टूटते हैं। इसके बाद यही अणु पाचन सिस्टम के द्वारा जब हमारी कोशिकाओं में जाते हैं तो कोशिकाओं में जाके क्या होता है,
इन अणुओं का पुनर्संश्लेषण होता है विभिन्न हार्मोन्स एंजाइम की सहायता से। विटामिन उसमें इन्हेंसर का काम करता है। इसके बाद ये छोटे छोटे अणु पुनः संश्लेषित होकर के बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को संश्लेषणात्मक क्रिया कहते हैं और इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है और छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु बनाते हैं। ठीक है, अगली चीज जानिए, ये जो उपापचय है हमारे शरीर में होने वाली संपूर्ण जैव या रासायनिक क्रियाओं के योग को ही उपापचय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कैटाबोलिक, एनाबोलिक, विघटनकारी, संश्लेषणात्मक दोनों क्रियाएं होती रहती हैं। इसलिए दोनों क्रियाओं का जो एग्रीगेट कॉम्बिनेशन होता है, यानी इसका जो संपूर्ण योग होता है, वही उपापचय कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज जान लीजिए, निर्जीवों में यह नहीं होता। उपापचय नाम की क्रिया जो है निर्जीवों में नहीं होता, अतः सभी जीवों का यही एक विशिष्ट लक्षण है। ये सारे पॉइंट्स हम आपके अपने एनसीईआरटी से बोल रहे हैं, जो एनसीईआरटी में आपको मेन क्रीम लाइन दी गई है। ठीक है, अब एक चीज ये जान लीजिए, यही जो उपापचयी क्रिया क्या होती है, एंजाइम की सहायता से होती है। इसी एंजाइम से होने वाली अपक्रियाओं को यदि हम जीव कोशिका से बाहर निकाल करके किसी प्रयोगशाला में अगर इसी अपक्रिया को कराएं, इन विट्रो इसका सिंथेसिस कराएं, तो वो अब होने वाली अपक्रिया जिस जहां हो रही है वह अपक्रिया न तो जहां पे हो रही वह संयंत्र, वह वस्तु जिसमें यह प्रयोगशाला के बाहर अपक्रिया हो रही है, न तो वह सजीव कहलाएगा और न ही वो निर्जीव कहलाएगा, बल्कि यह मात्र एक सजीव अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब इतना जानने के बाद फिर हम आते हैं संचेतना, कॉन्शियसनेस, जो जीवन का अगला लक्षण है। तो बेटा ध्यान रखना, संचेतना क्या है? अगर हम टू दी पॉइंट बोले एनसीईआरटी के, तो संचेतना क्या है? जीव शरीर के द्वारा उद्दीपनों के प्रति अपने को साम्यावस्था में बनाए रखना या अनुकूलित करने की क्रिया संचेतना कहलाती है। अब यहाँ पे हमको समझना है कि ये उद्दीपन क्या है। उद्दीपन हमारे शरीर के अंदर वेदना के रूप में, पीड़ा के रूप में, आनंद के रूप में उत्पन्न होने वाले प्रभाव जिसे हम महसूस करते हैं, या शरीर से बाहर कोई भी जीव हो, उसके शरीर के बाहर उस जीव को प्रभावित करने वाले वे कारक जो उसके शरीर को प्रभावित करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे प्रकाश का बहुत तेज हो जाना, कम हो जाना, टेम्परेचर का हाई हो जाना, कम हो जाना, पानी का गर्म या ठंडा प्रभाव, साथ ही साथ हवा का तेज या कम होना। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो क्या करते हैं, उद्दीपन के रूप में हमें प्रभावित करते हैं और उन उद्दीपनों को हम अपने संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा, अपने सेंस ऑर्गन द्वारा रिसीव करके उनके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर बहुत तेज रोशनी हुई तो क्या करते हैं, हमारी आंखें जो है क्या करती हैं, उस तेज रोशनी को एडजस्ट करने के लिए क्या होती हैं, झुक जाती हैं। यानी हमारी जो रेटिना है वो क्या होती है, वो हमारी जो आयरिस है वो क्या होती है, वो सिकुड़ जाए, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे कम से कम रोशनी हमारे आंखों में जाए और हम उस चीज को देखने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा है यूं करके ऐसे तेज रोशनी को बचाने के लिए, अभी तेज धूप से अपने को बचाने के लिए हम अपने स्किन को ढक कर चलते हैं। कूलर चलाना, पंखा चलाना, टेम्परेचर को एडजस्ट करना, ये सब क्या है, उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या है, हमारी शरीर किसी बाह्य कारक को जितना झेलने के लिए तैयार है उससे कम या ज्यादा प्रभाव वाले वही कारक हमारे लिए उद्दीपन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये संचेतना कहलाती है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो उद्दीपन होता है भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकते हैं, जिसका ज्ञान जीव अपने संवेदी अंगों द्वारा प्राप्त करके उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया माने रिएक्ट करता है। दूसरी चीज, पौधों में दीप्तिकालता, यानी बहुत सारे पौधे होते हैं, प्रकाश की अवधि का अधिक होना या कम होना, यह दीप्तिकालिका फोटोपीरियडिज्म कहलाता है। तो क्या होता है, यह पौधों को प्रभावित करता है, जिसमें इसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और जो शार्ट डे प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, प्रकाश का अधिक समय तक होना उनके लिए नुकसानदेह होता है। यह किसी के लिए प्रकाश का अधिक होना पॉजिटिव प्रभाव उत्पन्न करता है, किसी के लिए नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से दीप्तिकालिता, प्रकाश की अवधि, गुरुत्वानुवर्तन, धरती के गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप आगे बढ़ना, अपनी
पौधों की ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वो गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप आगे बढ़ते हैं। जैसे जड़ों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है, लेकिन तनों में ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जो है वृद्धि करते हैं। और इसके साथ साथ प्रकाशानुवर्तन, हम जानते हैं हमारे जो पौधे होते हैं, पौधे क्या होते हैं, लाइट की तरफ जो है वो ज़्यादा विकसित होते हैं, बढ़ते हैं। अंधेरे से क्या होते हैं, दूर भागते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जलानुवर्तन, आप देखते होंगे कि पौधे जहां होते हैं, अगर जिधर जल का स्रोत है, पौधों की जड़ों में उस तरफ जड़ों का ज़्यादा विकास होता है। तो ये जड़ों में क्या है, जल के प्रति आकर्षण है, जलानुवर्तन है। और जिधर जल नहीं होता है, नमी कम होती है, जड़ें क्या होती है, उस दिशा में कम विकसित होती हैं। ये जलानुवर्तन है। रसायनानुवर्तन, शरीर में बनने वाले कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी वृद्धि को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे आप देखे होंगे, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जब वर्तिकाग्र पर परागकण आता है, परागकण अंकुरित होकर के जब वो एक सेल की तरफ, ओवरी की तरफ बढ़ता है, तो ओवरी के द्वारा एक विशेष केमिकल सिक्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो पोलन ट्यूब क्या करता है, वो ग्रो करके सीधे ओवरी की तरफ ही आएगा, अन्य किसी दिशा में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश के प्रति आसक्ति होना, यह रसायन के प्रति आसक्ति होना, यानी किसी विशेष रसायन के सम्मुख ही की तरफ ही वृद्धि करना, यह रसायनानुवर्तन है। इसके बाद स्पर्शानुवर्तन, किसी चीज को स्पर्श करने के बाद सुख या दुख का अनुभव महसूस करना, ये स्पर्शानुवर्तन है। पौधों में टच मी नॉट, लाजवंती या छुई मुई का पौधा देखिए, टच करते उसमें क्या होता है, उसमें फ्रेजिलिटी आ जाती, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। उसके बाद टच मत कीजिए तो आगे वो ग्रो करते हैं। इस स्पर्शानुवर्तन को थिग्मोटॉपिज्म कहते हैं। तो इसमें ये सब उद्दीपन होते हैं। अब उन उद्दीपनों के ऊपर हम पौधों को भी प्रतिक्रिया करते हुए हम लोग देखते हैं, ये उनकी संचेतना है। हाँ, यहाँ ये चीज आप भी जान लीजिए, पौधों की संचेतना और जंतुओं की संचेतना में अंतर है। पौधे उद्दीपनों को हार्मोनों के प्रभाव के द्वारा अनुभव करते हैं, फील करते हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जबकि जंतु, जो विकसित जंतु हैं, उसमें क्या होता है, या उन जंतुओं में, जिन जंतुओं में नर्व सेल डेवलप होता है, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका कोशिकाएं, तो तंत्रिका कोशिकाएं ही क्या होती हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए और उसके प्रति रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वे वो संवेदी कोशिकाएं या संवेदी कोशिकाओं का वह चैनल जो बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है, उसे संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व्स, और उस स्टिमुलेंट के, उस उद्दीपन के विरुद्ध हमारे मस्तिष्क क्या रिएक्शन करता है, इस सूचना को वो क्या करता है, वो वाहक मोटर नर्व्स के द्वारा उसे जो है उसके पर रिएक्ट करता है। आगे देखिए, इसी प्रकार प्राण या जंतु भी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक उद्दीपनों के प्रति संवेदी होते हैं, जिसकी चर्चा भी आपसे किया गया। एक चीज आप जान लीजिए, मानव में विशिष्ट स्वचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस का गुण होता है। ध्यान रखिएगा, इस पूरे जीव जगत में एकमात्र मानव ही ऐसा है, 1800 सीसी का खोपड़ी लेकर के, ये मानव ही है जिसमें कॉन्शियसनेस तो होता है, कॉन्शियसनेस से भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी, ये एक विशिष्ट लक्षण इसमें विद्यमान होता है, और वो होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वचेतना का गुण होता है। ये क्या है बेटा, यह वो चेतना होती है जिसके द्वारा वह मानव उद्दीपनों का विश्लेषण करके आगे क्या होगा, संभावनाओं का पूर्वाभास कर लेता है। आप क्या कहते हैं, आप महसूस करते हैं ना, अभी आप हैं, बादल आसमान में घिरे हैं, ठीक है, बादल आसमान में घिरे हैं, हल्की हवा चल रही है, आप तुरंत कहते थे हे सुनो सुनो, आंधी आने वाली है, आंधी आने वाली है, चलो चलो सुरक्षित हो जाओ, या ए भाई संभल के चलो, बादल का रुख देखने से लगता है ये पानी बरसने वाला है। तब तक दूसरा कहता है अरे नहीं रे, इतने बादल से जो है वो पानी नहीं बरसने वाला है। क्या है, स्वचेतना। एक व्यक्ति का स्वचेतना अपूर्ण ज्ञान उसको दे रहा है, पूर्वाभास दे रहा है, लेकिन किसी अनुभवी का स्वचेतना उसको पूर्ण ज्ञान दे रहा है। तो इस प्रकार से मनुष्य एक ऐसा जीव है जो स्वचेतना के आधार पर परिस्थितियों का समाकलन करके उसके प्रति भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी आकलन कर लेता है, कैलकुलेशन कर लेता है। यह कैलकुलेटिंग पावर केवल ह्यूमन ब्रेन में है और किसी जीव में नहीं है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे ध्यान दीजिए, एक प्रश्न आता है कि सर जी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ब्रेन डेड हो गया है, उसका मस्तिष्क जो है मान लीजिए वो डैमेज हो गया है, अब वो क्या है, वो कोमा में चला गया है या मरणासन्न अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था में जब वो मरणासन्न अवस्था में होता है तो हम क्या कहेंगे, वो व्यक्ति जिंदा तो रहता है, लेकिन जब उसको बुलाइए सुनाइए कुछ कहिए तो वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है, तो क्या मानेंगे। ऐसी अवस्था में उस कोमा में गए व्यक्ति में क्या होती है, किस लिए उसके पल्स नर्व्स चल रहे होते हैं लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसका मतलब क्या है। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो अपनी स्वचेतना को खो देता है, अपनी स्वचेतना को खो देता है। उसे यह पता नहीं है कि ये हमारे शुभचिंतक जो भी हमको बुला रहे हैं और हमसे कुछ पूछ रहे हैं, अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या काम करेंगे, हमको मृत घोषित करके मशीन हटा करके हमको ले जा करके हमारे शव का दाह कर देंगे। ठीक है, ये ज्ञान उसको नहीं, कैलकुलेशन नहीं है, बस ये है कि उसके पास चेतना है, नर्व चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर सकता। तो क्या होता है, एक कोमा में गए व्यक्ति में चेतना तो होती है, कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है उसमें अदृश्य हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से संचेतना एक ऐसा गुण है जो इस धरती पर विद्यमान सभी जीवों में पाया जाता है और संचेतना सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। इसीलिए अगली बात है कोशिकीय संगठन। तो बेटा आपको लाइफ कैरेक्टर में ये बता चुके हैं कि कोशिकीय संगठन, हम कोशिका की परिभाषा भी जानते हैं कि जीव शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। इसीलिए कोशिकीय संगठन जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक, अगली बात जान लीजिए, यह जो कोशिका सिद्धांत को प्रमाणित करता है, यानी कोशिका सिद्धांत, जीव क्या करते हैं, कोशिका सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं, किंतु विषाणु जो है इस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्यों? क्योंकि यह विषाणु में कोशिका नहीं होती है, तो कोशिका न होने के कारण यह निर्जीव होता है, लेकिन इसमें एकमात्र जीवन का लक्षण होता है और वो होता है प्रजनन। क्योंकि विषाणु का डीएनए जैसे ही प्रोटोप्लाज्म के संपर्क में आता है उसमें द्विगुणन की क्रिया शुरू हो जाती है, यानी प्रजनन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो यह कौन सा लक्षण है, यह लक्षण प्रजनन का है। और प्रजनन का लक्षण मैंने कहा था कि 11 लक्षणों में से एक भी लक्षण यदि किसी जीव में उपस्थित है तो सजीव कहलाएगा। तो इस लक्षण के आधार पर विषाणु क्या कहलाएगा, विषाणु सजीव कहलाएगा। अब आपके सामने समस्या है, एक लक्षण इसमें निर्जीव का है, एक लक्षण इसमें सजीव का है। अब बताइए इसको आप कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे। गिलास आधा भरा है, गिलास आधा खाली है। जो कह रहे हैं गिलास आधा भरा है, अगर उनकी बात मानेंगे तो गिलास आधा खाली कहने वाले आपका विरोध करेंगे, गिलास आधा खाली कहेंगे तो गिलास आधा भरे वाले लोग आपका विरोध करेंगे। तो सारा झगड़ा निपटाइए, हटाइए, खत्म कीजिए, एक ही बात कह दीजिए कि भैया विषाणु सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक, और ध्यान रखिएगा यही निष्कर्ष निकला, विषाणु सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है और साथ ही साथ यह जीवन का एक विशिष्ट लक्षण है। तो माय डियर बॉयज, मेरे प्यारे प्यारे मुन्ना, आज यह आपका जीव जगत का पहला लेसन समाप्त हुआ। समाप्त नहीं हुआ बल्कि उसका एक खंड समाप्त हुआ। अब हम क्या देखेंगे, जैविक वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, जीवों में विविधता कैसे है। जीवों के इस संसार में हर जीव एक जैसा नहीं है, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। क्यों ऐसा है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी बातें हम लोग अब अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अपना अच्छा सा नोट भी बना लीजिए, समय रहते इसको चेक भी करा लीजिए और बेहतर याद कीजिए। बेहतर करने के लिए, बेहतर पाने के लिए विश यू गुड लक। थैंक यू। डू द बेस्ट टू बी द बेस्ट।